फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिससे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो फिर से तेज़ी पकड़ने लगे हैं और जो कोरोना के जो मामले आए हैं बीते 24 घंटे में वो करीब 2,85,000 हैं। इसके साथ ही 650 से ज़्यादा मौत पूरे देश में कोरोना की वजह से हुई हैं। ये जो मामले हैं वो एक दिन पहले के मुकाबले 30,000 ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये समझ में आता है कि फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। इसमें एक बात समझने की ये ज़रूरी है कि अभी जो भारत में पॉजिटिविटी रेट है वो 16% के आसपास है। साथ ही जो कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं वो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात से आ रहे हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं वो केरल से आ रहे हैं। केरल से बीते 24 घंटे में 55,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही वहाँ 70 मौतें हुई हैं। लेकिन जो सबसे डराने वाली बात है या सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है वो है पॉजिटिविटी रेट। केरल में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 45% से ज़्यादा है, 48, 47, वो अलग अलग जिलों में अलग अलग पॉजिटिविटी रेट है। अगर पूरे केरल की बात करें तो 45% से ज़्यादा का पॉजिटिविटी रेट है। इस बात को अगर आपको और आसानी से समझाऊं तो समझ में आएगा कि अगर केरल का पॉजिटिविटी रेट 45% है तो ये समझिए कि वहाँ 100 लोगों के टेस्ट पर 45 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी कि 45 लोगों में कोरोना पाया जा रहा है, उनको कोरोना हो चुका है। ये पॉजिटिविटी रेट से हमें समझ में आता है। आसान भाषा में वायरस की जो संक्रमण दर है वही पॉजिटिविटी रेट है। अब इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो रहा है, यानी कि हर दूसरा आदमी एक तरह से पॉजिटिव हो रहा है, तो समझिए कि स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। इन दोनों बातों को हमें समझना होगा। दरअसल तीसरी लहर में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना जो हो रहा है उसमें इतने मामले आना पहले से ही अनुमानित था कि इतने मामले आएंगे ही, और केरल में भी ये अनुमान पहले ही लगाए जा चुके थे कि इतने मामले आ सकते हैं, लेकिन इतनी तेजी से आ रहे हैं इसका अनुमान नहीं था। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बीना जॉर्ज, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि पहली और दूसरी लहर के मुकाबले जो तीसरी लहर में संक्रमण फैला है, यानी कि इन्फेक्शन फैला है, वो बहुत तेजी से फैला है। इतने मामलों की हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतने मामले सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक ज़रूरी बात हो जाती है, वो ये है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले और दूसरी लहर के मुकाबले इस लहर में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत कम पड़ रही है, यानी कि सीवियर कंडीशंस कम हो रही हैं। और ये अच्छी बात है कि लोग गंभीर अवस्था में कम पहुँच रहे हैं, मॉडरेट रह रहा है या माइल्ड है। अगर सीवियर भी है तो उतना ज़्यादा सीवियर नहीं है जैसे हमने डेल्टा के समय देखा था। अप्रैल मई में जो स्थितियाँ बनी थी जब वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन बेड्स हमें अवेलेबल नहीं हो रहे थे। स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन कभी भी ख़राब हो सकती है। अगले 3 सप्ताह जो होंगे वो केरल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और केरल की वजह से देश के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर केरल में ये और ज़्यादा संक्रामक होता है और ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है तो नंबर्स ऑब्वियसली बढ़ेंगे। इसके साथ साथ फैलाव जो है, यानी कि जो प्रसार है पूरे देश में, वो ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमें कंट्रोल करने के लिए जो ज़रूरी कदम है, एक्शन प्लान पूरी तरह से अप्लाई करना होगा। केरल का पॉजिटिविटी रेट जो है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। इतने केरल में नंबर्स कभी नहीं आए, इतना पॉजिटिव रेट कभी नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि हम बेहतर जो स्थितियां हैं उनको बनाने के लिए समाधान की तरफ जाएं। दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट साफ तौर पर कह चुके हैं कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता है कि वो वैक्सीन को हरा दे। हाँ, हो सकता है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोरोना हो जाए या ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना हो जाए। ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन उनको परेशान उतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना डेल्टा ने किया था। इसलिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया जाए। हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक कोई वैक्सीन डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें, और अगर आपने पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स को तो थंब रूल बना लें, मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।